ठीक है भाई। चलिए हमारा चैप्टर चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और उसका ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण और उसका वर्गीकरण, कुछ हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए 3। और अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। यानी ट्रांसफॉर्मर का जो वर्गीकरण था, ट्रांसफॉर्मर के वर्गीकरण में आज पढ़ेंगे हम आउटपुट क्षमता के आधार पर, क्योंकि हमने पहला टॉपिक्स पढ़ा था आउटपुट वोल्टता के आधार पर। आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कोर की संरचना के आधार पर। ठीक है। यह हमारे पास 3 प्रकार का होता है, जिसमें क्रोड होती है, सेल होती है और बैरी प्रकार का होता है। तीसरा टॉपिक्स हमने पढ़ा फेजों की संख्या के आधार पर। फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास सिंगल फेज और 3 फेज। आज चौथा पॉइंट हमारा है आउटपुट क्षमता के आधार पर। ठीक है। आउटपुट क्षमता के आधार पर भी ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारे पास पहला होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, किस सिद्धांत पे काम करता है, उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है, कितनी भुजाएं होती हैं, कितने लिंब होते हैं, सारी चीजें हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं, कौन कौन सा होता है और किस प्रकार से काम करता है। ठीक है। तो सारे डिटेल आज हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक्स को, और ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। और जो पिछले वाली जो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है, तो आप लोग पिछली क्लास देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि अगर कोई चीज आगे की जो चीजें पढ़ोगे तो पीछे की चीजें अगर नहीं पढ़ोगे तब तक आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। पता है चीज आप लोगों को, लेकिन उससे आगे पढ़ने के लिए हमारे को पिछली क्लास जरूरी है, तो आप लोग पिछली क्लास जरूर देखिए। ठीक है। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक्स रहेगा हमारा, जो ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर का दूसरा नाम क्या है, इसलिए आपको पता है परिणामित्र। ठीक है। जिसको हम ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। किसे कहते हैं, यानी कि एक परिपथ की, यानी कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, उसका स्थानांतरित करना, क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे वर्गीकरण का। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा आउटपुट क्षमता के आधार पर। आउटपुट क्षमता के आधार पर। ठीक है। अब देखिए आउटपुट क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का होता है, बताइए कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। ठीक है। तो 2 प्रकार में से सबसे पहला हमारे पास प्रकार रहेगा कौन सा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर पहला पॉइंट है हमारे पास, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। और नंबर 2 हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब बात हम सबसे पहले करेंगे 1 नंबर, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक ही वाइंडिंग होती है, एक ही भुजा होती है, जो दोनों वाइंडिंग स्थापित होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे सर्किट बनाते हैं इसका हम, जैसे मान लिया कि हमारे पास ये सर्किट हमने बनाया। ठीक है। और इस सर्किट से हमने क्या किया, जैसे मान लिया कि यहाँ से हमने वाइंडिंग स्थापित की है, यानी कि एक ही भुजा के ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, या एक ही उभयनिष्ठ भुजा मानी जाती है। देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करना कि जैसे मान लिया कि यहाँ से हमारे पास हमने इधर से प्राइमरी वोल्टेज दिया है। ठीक है। क्या दिया हमने, इनपुट पावर दी है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, बोल दिया हमने।
अब जैसे प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है ही है, यहाँ तक है ना, और ये बाकी की जो टेपिंग्स है, जैसे मान लें कि सेकेंडरी में क्या करेंगे हम यहाँ तक दे देंगे, ठीक है, और प्राइमरी में हमारे पास यहाँ तक रहेगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी रहेगी। ये हमारे पास E2 हो गया, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट बोलते हैं, जिसको हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहे हैं हम। अब देखना यहाँ से हम बात यहाँ पे करते हैं कि जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने दिया है, तो यहाँ पे टर्नों की संख्या क्या रही है? कम हुई है ना, यहाँ से और यहाँ तक, और सेकेंडरी के अंदर यहाँ से और यहाँ तक। अब जैसे प्राइमरी वोल्टेज में जैसे हमने माना कि सिंगल फेज सप्लाई हमारे पास है, जैसे मान लिया कि 250 वोल्टेज है, कितना है? 250 वोल्टेज है। उस 250 वोल्टेज को क्या किया, यहाँ पे 11 kV में चेंज कर दिया, ऐसे मान लो आप, या मान लिया 11 के अलावा ना माने कि हम 3 फेज में चेंज कर दिया, इसको 440 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब 250 से 440 वोल्टेज में परिवर्तन हुआ है ना। जैसे हमारे पास टर्नों की संख्या यहाँ पे कम थी, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ट्रांसफॉर्मर कर रहे हैं हम? यहाँ से वाइंडिंग कम है और यहाँ से यहाँ तक की वाइंडिंग ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी में लपेटों की संख्या कम और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या ज्यादा। तो हमारे पास कौन सा ट्रांसफॉर्मर बना? यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना। दूसरी कंडीशन यहाँ से ये बन सकती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जैसे मान लिया कि यहाँ से हमने प्राइमरी वाइंडिंग दी और यहाँ से हमने सेकेंडरी वाइंडिंग दी, तो ये हमारे पास आउटपुट हो गया और ये हमारे पास इनपुट हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब जैसे मान लिया कि प्राइमरी के अंदर यहाँ से और यहाँ तक हमने टर्नों की संख्या दी है, यानी कि हाई वोल्टेज दिया हमने, जैसे यहाँ पे 11 kV हमने दे दिया ना, और यहाँ से हमने सिंगल फेज सप्लाई निकाली 250। ठीक है, यहाँ से प्राइमरी में लपेटों की संख्या ज्यादा है और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कम है, तो हमारे पास कौन सा ट्रांसफॉर्मर बना है यहाँ पे? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो हम कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज के मान को कम या अधिक कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम? इसको स्टेबलाइजर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? स्टेबलाइजर बोल सकते हैं। कि हम कह सकते हैं कि एक ही भुजा के ऊपर दोनों वाइंडिंग क्या करते हैं? स्थापित की जाती है, और स्थापित होने के बाद में इसमें कुछ टेपिंग्स निकाली जा सकती है। ये टेपिंग्स निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम जितना वोल्टेज आप उनको लेना है, जैसे मान लो आप लोगों ने स्टेबलाइजर सभी ने देखा है, जैसे वोल्टेज हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई के लिए 200 वोल्टेज आ रहा है और 200 वोल्टेज के अंदर हमारा कोई उपकरण कार्य नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है ना। अगर उसको हम क्या करते हैं, उसके स्टेबलाइजर के माध्यम से क्या करते हैं, उसके वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं ना। तो वो बढ़ाने का मतलब यहाँ पे यही है कि वहां पर टेपिंग्स होती है। उस टेपिंग्स में जैसे मान ले कि यहाँ से 200 वोल्टेज आ रहा है हमारे पास, ठीक है, एक पॉइंट हमने बढ़ाया है तो हो सकता है 210 हो गया, होता है ना। इसी प्रकार तीसरा स्टेप और बढ़ाते हैं तो 220 हो गया, और एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो हमारे पास 230 हो गया। ऐसे हम धीरे धीरे एक बाय स्टेप क्या करते हैं, उसको जो स्विच होता है, सेलेक्टर स्विच होता है, उसको क्या करते हैं, जो सेलेक्टर का मतलब यहाँ पे जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक पॉइंट से हमने उठाया, दूसरे पॉइंट पर रखा, तीसरे पॉइंट पर रखा, वोल्टेज नहीं बन पा रहा है, तो जैसे धीरे धीरे हमने जब प्रॉपर तरीके से वोल्टेज मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्थिर कर देते हैं, फिर कर देते हैं ना। तो वही हमारे पास टेपिंग्स के माध्यम से क्या करते हैं, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कार्य होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि यह ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। वाइंडिंग दो ही होती हैं जो हमारे पास, कौन कौन सी होती है? एक तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितने भुजाएं होती है? एक ही भुजा के ऊपर दोनों वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। उसी में से प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स निकाले जाते हैं और वही वोल्टेज के मान को कम या अधिक कर सकते हैं। कभी कभी ये भी कंडीशन बन सकता है कि वोल्टेज का मान ज्यादा आ जाता है ना, सिंगल फेज में 250 से ऊपर चला जाता है, तो उसके मान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्टेबलाइजर के माध्यम से या ऑटो ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से उसके वोल्टेज के मान को क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं, करते हैं ना। तो वही चीज हमारे पास इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे इसकी हमने जैसे देखा है उसी प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर यानी इसकी परिभाषाएं लिखते हैं हम। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात यहां पे करेंगे इस ट्रांसफॉर्मर की, देखिए हमने सबसे पहले ऑटो ट्रांसफॉर्मर की संरचना के बारे में हमने पढ़ा है और उसके बाद में हमने इसकी डिटेल लिखा है कि जो चीजें हमने बताई वो चीजें हमने सामने बोर्ड के ऊपर उतारा है। ठीक है, फिर भी एक बार दोबारा से देख लीजिए
कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे आउटपुट क्षमता के आधार पर। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर, एक होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, जिसको हम सीटी और पीटी बोलते हैं, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि धारा ट्रांसफार्मर, एक विभव ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की। ऑटो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? इस ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक ही वाइंडिंग होती है, जो क्या कहते हैं, उसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक ही वाइंडिंग के ऊपर दोनों टर्न्स निकाले जाते हैं, कुछ अंश प्राइमरी में दे देते हैं, सेकेंडरी में दे देते हैं। उसी प्रकार से हम ट्रांसफार्मर की संरचना को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, इसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का कार्य करती है। ठीक है, दोनों का कार्य करती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये हमने उस डायरेक्शन बनाया है कि जैसे यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास, यहाँ से और यहाँ तक की जो टर्न्स दे रखे हमने, तो हमारे पास प्राइमरी हो गई, और इसी में से हमने कुछ अंश निकाल दिया, उसको सेकेंडरी में दे दिया, तो हमारे पास कौन सी वाइंडिंग बन गई? सेकेंडरी। तो अगर इस प्रकार की संरचना बनती है तो हमारे पास जैसे प्राइमरी में लपेटों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी में यहाँ से यहाँ तक कम। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? यहाँ पे स्टेप डाउन। तो ये हमारे पास कौन सा आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर बन गया। इसी प्रकार से यहाँ से और यहाँ तक हमने दी वाइंडिंग, तो यहाँ से और यहाँ तक पूरी एक ही है, कुछ अंश यहाँ से और यहाँ तक हमने प्राइमरी वाइंडिंग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास प्राइमरी, और यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी में लपेटों की संख्या कम और सेकेंडरी में यहाँ से यहाँ तक लपेटों की संख्या ज्यादा। तो ये हमारे पास किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है? यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनता है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम, सेकेंडरी में लपेटों की संख्या ज्यादा। तो हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर बनता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। यदि पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी की भांति, पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी की भांति, ठीक है, तथा कुछ अंश सेकेंडरी में, तथा कुछ अंश सेकेंडरी में की भांति प्रयोग किया जाए तो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? स्टेप अप, सॉरी स्टेप डाउन या अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्लियर चीजें? यहाँ से जो चीजें हमने लिखी वो चीज हमने इस चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। दूसरी बात, दूसरे चित्र को देखते हैं। इसके विपरीत यदि वाइंडिंग में कुछ अंश प्राइमरी वाइंडिंग में, यहाँ से कुछ अंश, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ से यहाँ तक कुछ अंश हमने किसमें दे दिया? प्राइमरी वाइंडिंग में की बाकी, तथा पूरी वाइंडिंग को, यहाँ से यहाँ तक पूरी वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग की बाकी प्रयोग किया जाए तो हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? उच्चायक ट्रांसफार्मर कहलाता है, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरी बात, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करते हैं? वोल्टेज स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण, ठीक है, बूस्टर आदि में किया जाता है। बूस्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि वोल्टेज के मान को कम या अधिक कर सकते हैं, यानी कि घटाना और बढ़ाना। यानी कि जैसे मान लिया वोल्टेज का मान 200 आ रहा है, उसको वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास उसमें 220 हमने कर दिया। ठीक है, और जैसे 220 आ रहे हैं तो उसको हमने 200 कर दिया, तो वो वोल्टेज के मान को घटाना और बढ़ाने का जो काम करता है, तो हमारे पास किस प्रकार काम होता है? कौन सा डिवाइस होता है? बूस्टर होता है। इसकी दक्षता कैसी होती है? उच्च होती है। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए, एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उस ऑटो ट्रांसफार्मर को हम क्या कह सकते हैं? एक वैरियक ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वैरियक। अब वैरियक ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वो जो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है, उसी प्रकार से वैरियक ट्रांसफार्मर होता है। उसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम? वैरियक ट्रांसफार्मर। इसके अंदर भी टेपिंग्स निकाली जाती है, 8-10 टेपिंग्स निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टेपिंग कैसे, जैसे ये है, ठीक है, एक टेपिंग यहाँ निकाल दी, एक ये निकाल दी, ये निकाल दी, ये निकाल दी, ये निकाल दी, तो ये हमारे पास प्राइमरी होगी। ठीक है, और ये हमारे पास टेपिंग के अनुसार जो चीजें बनती है कि जितना वोल्टेज हम लेना चाहें उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे 8-10 टेपिंग्स निकाल देते हैं, तो हमारे पास किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बना देते हैं? हम यहाँ पे वैरियक ट्रांसफार्मर बना देते हैं। ठीक है, काम उसी प्रकार से, यानी वोल्टेज और का मान को घटाना और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर। चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आई है? तो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 की।
यानी कि हमारे पास आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर हमने दो प्रकार के बताए, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर, एक बताया हमने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ऑटो ट्रांसफार्मर हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा हमारे पास आती है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद में हम उसकी पूरी डिटेल समझेंगे। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारे पास सीटी और दूसरा होता है पीटी। सीटी का मतलब यहाँ पे होता है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर धारा ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर। ठीक है, बात यहाँ पे आती है कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो करंट ट्रांसफार्मर साधारणतः है धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना, अगर साधारणतः जो कम धारा होती है उसको मापने के लिए हम तो एमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक धारा के मान को मापने या अधिक वोल्टेज के मापने के लिए हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? सीटी और पीटी का प्रयोग करते हैं। समझ में आई कोई बात? कम धारा और कम वोल्टेज को मापने के लिए तो साधारणतः वोल्टमीटर और एमीटर का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों के जो मान का जो उच्चतम जो मान होता है, अधिकतम जो मान होता है, ठीक है, उसको मापने के लिए हम इन ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? सीटी और पीटी। अब जैसे मान लिया कि ट्रांसफार्मर हम बात करते हैं धारा ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर क्वेश्चन आया हुआ है कि धारा ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। समझने कैसा ट्रांसफार्मर होता है? ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये एक वोल्टेज के मान को तो हाई करता है, लेकिन एक धारा के मान को कम करता है। और लेकिन हम बात यहाँ पे एक बात और बोल देते हैं कि ये हाई वोल्टेज को मापता है लेकिन कम धारा को मापता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 100 से 200 एम्पियर की धारा को भी माप सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार और अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। इस वजह से उसका जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर होता है सबसे ज्यादा। इसी वजह से उसकी सहन करने की जो क्षमता होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्यों? क्योंकि हमने सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटों की संख्या क्या बनाई है? ज्यादा बनाई है ना। इसी प्रकार से वो कौन सा ट्रांसफार्मर बनता है? यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन आ सकता है आपको क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन ये धारा के मान को अधिक उच्च धारा को मान को मापता है। ठीक है ना, वोल्टेज के मान को भी क्या करता है? मापता है, लेकिन ये हाई वोल्टेज को कम धारा के मान को मापता है, लेकिन हाई वोल्टेज होने के कारण से स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज के मान को कम और धारा के मान को ज्यादा। तो इस प्रकार से इसकी वाइंडिंग होगी, प्राइमरी में लपेटों की संख्या, टर्नों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कम, तो स्टेप डाउन तभी बनेगा। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम है, तो यहाँ पे हमारे पास कम लपेटों की संख्या, मोटा तार हम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साधारणतः पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है हमारे पास, जो साधारण वोल्टेज को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिक वोल्टेज को मापने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम के अनुसार इसको चीज को समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसको हम पूरी डिटेल से इसको समझेंगे। तो हम बात यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर करेंगे, जो चीजें हमने बताया है उसी प्रकार से उसके स्ट्रक्चर के अनुसार उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले दूसरा नंबर 2 टॉपिक डालिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, वो उसकी परिभाषा और उसके बाद में कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सारी चीज हम उसको समझेंगे। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है, तो नंबर 2 टॉपिक डालिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। नंबर 2 है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, तो चीजें हमने आप लोगों को बताई, उसी प्रकार से हमने इसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर उतारा है और इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करना कि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है देखने को एग्जाम के अंदर। ठीक है,
लेकिन बात हमने यहाँ पे कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे उच्च मान की वोल्टेज तथा विद्युत धारा मापक यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं कि जो उच्च मान की जो धारा या वोल्टेज होता है उसको मापने के लिए जो यंत्रों की आवश्यकता होती है उसमें हमारे पास कौन से किस प्रकार का यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यंत्र होता है। ठीक है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है जिसमें हमारे पास सीटी और पीटी। सबसे पहला बात यहाँ पे करेंगे सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर यानी कि धारा ट्रांसफार्मर की। ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर में आप लोगों को चित्र दिख रहा है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने एक एमीटर लगा रखा है, सेकेंडरी वाइंडिंग हमारे पास ये है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में हमने क्या लगाया, एक एमीटर के रूप में लगाया। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है जो लपेटों की संख्या कम है यानी कि मोटा तार है जो विद्युत सप्लाई को सीधा तार से लोड या कनेक्टेड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात यहाँ पे करते हैं कि यह एक वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर तथा धारा अपचायक ट्रांसफार्मर प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। तो देखना यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो हमारे पास जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन यहाँ पे धारा का क्या करता है, अपचायक करता है ये, यानी कि धारा के मान को कम करता है। यही तो बात है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक या दो लपेटे होते हैं। देखिए यहाँ से हमने प्राइमरी वाइंडिंग में एक या दो लपेटे हमने दी है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार व अधिक टर्न होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार और अधिक टर्न्स होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्राइमरी परिपथ की 100 से 200 एम्पियर विद्युत की धारा को केवल 1 या 2 एम्पियर की विद्युत धारा में परिवर्तित करता है और उसे सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित 0 से 5 एम्पियर एमीटर के द्वारा माप सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास साधारणतः जैसे कम मान की जो धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके उच्च धारा के मान को मापने के लिए हम किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं, उस जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सीटी ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये देखिए आपके सामने चित्र है, चित्र को आप लोग समझ सकते हैं उसको। ठीक है, ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि वोल्टेज के मान को अधिक करता है और धारा के मान को कम करता है। वो हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो बात हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की यानी कि पीटी की। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई है तो उतार लीजिए इसको फटाफट। उतार लिया सभी ने, उतार लिया तो हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर 2 की। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम बात करेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं कि यह ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, जहाँ की हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज के मान को कम और धारा के मान को अधिक करते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से दोनों चीजें आप लोगों को एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या, देखिए भाई बात हम यहाँ पे करते हैं पीटी ट्रांसफार्मर की यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की यानी कि विभव ट्रांसफार्मर की। ठीक है, किसे कहते हैं, ये आपके सामने चित्र है, उस चित्र को समझिए। और आपने करंट ट्रांसफार्मर का चित्र देखा है, उसी प्रकार से इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सर्किट है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं कि यह एक वोल्टेज अपचायक ट्रांसफार्मर प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। जो हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर था वो करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर था और ये एक अपचायक प्रकार का एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक टर्नों की बनाई जाती है। वहां पे प्राइमरी वाइंडिंग मोटे तार कम लपेटों की बनाई गई थी। ठीक है, उसी प्रकार से जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेटों की बनाई जाती है, वहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्नों की बनाई गई थी। ठीक है, इस प्रकार प्राइमरी परिपथ में 11,000 से 22,000 वोल्टेज को केवल 50 से 100 वोल्ट के बीच में अपचायक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, यानी 11 से 22,000 अगर वोल्टेज प्रभावित है तो उसके वोल्टेज के मान को 50 से 100 वोल्ट में क्या कर सकता है, उसको परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि वोल्टेज के मान को घटाया जा सकता है। और लोड उसे सेकेंडरी से संयोजित 0 से 100 वोल्ट के वोल्टमीटर के द्वारा नाप लिया जा सकता है।
दूसरी बात कि यहाँ पे हमारे पास इस जो वोल्टमीटर हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है पोटेंशियल, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 25,000 वोल्टेज के बीच में इसको मापा जा सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आज हमने ऑटो ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़ा है। उसी प्रकार से इन दोनों को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझने की बात यहाँ पे है कि करंट ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग किस प्रकार की होती है और सेकेंडरी किस प्रकार की होती है। पोटेंशियल के अंदर प्राइमरी कैसी होती है और सेकेंडरी कैसी होती है। तो ये चीजें थी कि ऑटो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और किस सिद्धांत पे काम करता है और किस प्रकार से उसकी वाइंडिंग दोनों प्रकार से काम करती है। ठीक है। वेरिएक ट्रांसफार्मर भी किसे कहते हैं। ठीक है। तो आज के जो टॉपिक्स हमारा है जो केवल आउटपुट क्षमता के आधार पर ही आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलेंगे कि व्यापारिक के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, जिसमें पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। ट्रांसफार्मर एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को टेक्निकल से संबंधित किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है वहां पे आप लोगों को ट्रांसफार्मर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, हम आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।